वंस अगेन गुड आफ्टरनून। सो आज हम सेंसर के बारे में स्टडी करेंगे जो कल हमने जिसके लिए हमने कल सर्किट बनाया था और मैंने कहा था कि वो सेंसर किस तरह से काम करता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। सबसे पहले हम ये देखेंगे हम किट पे अगर कनेक्शंस करना है सेंसर के साथ हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे यहाँ पर माइक्रो। ठीक है, इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। यहाँ पे देखो जो स्विच है, स्विच के साथ में यहाँ पर आपको ये जो ब्लू कलर में यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर कनेक्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल जो रेड वाले पोर्ट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास ब्लैक पोर्ट्स हैं। तो रेड वाले जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव 24 वोल्ट। ये वाला जो यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव 24 वोल्ट और यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राउंड सिग्नल। ठीक है, ये हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है, बाद में जब एनालॉग की इंटरफेसिंग करेंगे तब यूज करेंगे। ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, यहाँ पे वी लिखा हुआ है। तो अगर हम वोल्ट मीटर वोल्टेज चेक करना चाहते हैं किसी भी चीज़ की, तो हम यहाँ से वोल्टेज चेक कर सकते हैं अपने पीएलसी के ऊपर। और यहाँ पर भी हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको क्या करता हूँ, पहले एक बार वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। वायर्स को कुछ वायर को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने एक ब्लैक वायर यहाँ पर कनेक्ट कर दी। ठीक, और यही ब्लैक वायर मैंने यहाँ पर भी कनेक्ट कर दी। अब यहाँ से 24 वोल्ट से मैंने एक रेड वायर कनेक्ट करी और एक वायर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दी। ठीक है, मैं भी ये वाला काम नहीं कर रहा, इस वाले पे ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, दोनों वोल्टेज काम नहीं कर रहा। एक बार यहाँ से करके देख लेते हैं। हो सकता है कि ये जो वोल्ट मीटर है हमारे पास सिर्फ 10 वोल्टेज तक ही करे। देखो यहाँ पे अभी कितनी वोल्टेज आ रही है, 2 वोल्ट आ रही है। ठीक है, 2 वोल्ट आ रही है। अब मैं पोटेंशियोमीटर को जैसे जैसे मूव करूंगा यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज होती चलेगी। तो जब हम एनालॉग इंटरफेसिंग करेंगे तब हम उस पोटेंशियोमीटर को यूज करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम लेके जाता हूँ तो यहाँ पे कितनी आ रही है, 10 वोल्ट आ रही है। अगर हमारे पास यहाँ से हम डायरेक्ट वोल्टेज चेक नहीं कर पा रहे तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर यूज करेंगे। ठीक है, ये मैंने मल्टीमीटर रख लिया यहाँ पे अपने पास और इसको ले जाएंगे वोल्टेज पे। ठीक है, ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट करा और यहाँ से आप देख सकते हो 24 वोल्ट। ठीक है, दिख रहा है 24 वोल्ट। यस सर। ठीक है, तो इन दो चीजों पे हमारे पास क्या है, 24 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, एंड जिस तरह से मैंने यहाँ पर कनेक्शन करा उसी तरह से अब मैं क्या करूंगा, सेंसर्स के कनेक्शन करूंगा। तो सबसे पहले सेंसर के बारे में जान लेते हैं कि हमारे पास सेंसर कौन सा है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सेंसर है जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक, अब इस सेंसर में क्या होता है कि अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो एक आउटपुट जनरेट करेगा। अब इसके पास आउटपुट के साथ में मेरे पास 3 वायर्स हैं। 3 वायर्स में मेरे पास ब्लू, रेड और ब्लैक। तो सबसे पहले बात है कि जो हमारी रेड वायर है वो किस चीज़ के लिए है, पॉजिटिव वोल्टेज के लिए। और ये वाली जो वायर है किस चीज़ के लिए है, हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज के लिए। और ये वायर है हमारे पास सिग्नल के लिए। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले 24 वोल्ट असाइन कर दी और यहाँ से ग्राउंड में कनेक्शन कर दिया। ठीक है, तो सेंसर मेरा क्या हो गया, अभी स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक, अभी देखो अगर मैं इसके सामने हाथ लेके जा रहा हूँ तो आपको इसमें लाइट दिख रही है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ देखो इसकी सेंसर की रेंज यहाँ तक नहीं है। जैसे इसको मैं नजदीक के लेके आ जाऊंगा, अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तक इसकी रेंज रहती है। और जब भी आप कोई सेंसर परचेज करते हो तब आपको उसकी जो सेंसिंग एरिया है तभी आप डिसाइड करते हो कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसके ऊपर कहाँ तक, कितनी रेंज तक इसकी सेंसिंग एरिया रहेगा। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पर एक स्क्रू होगा, ठीक है, इसकी बिल्कुल बैक साइड पे, बिल्कुल बैक साइड पे एक स्क्रू होगा जिसपे आप कई बार आपको एडजस्टेबल रेंज भी दी गई होती है। ठीक है,
आज हम क्या करेंगे, इसको पीएलसी के साथ इंटरफेस करेंगे। तो सेंसर हमारा इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? कोई भी स्टूडेंट? इनपुट सर, इनपुट डिवाइस। ओके, इनपुट डिवाइसेस है। तो देखो जैसे सेंसर जब हम क्या करेंगे, उसको इनपुट्स में इंटरफेस करेंगे, इनपुट के साथ उसको लगाएंगे और आउटपुट में हमारे पास आउटपुट आएगी। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से रैंडमली यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको लगा दिया i0.3 पे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आपको शायद हो सकता है कि दिख ना रहा हो अच्छे से, मैंने यहाँ पर इनपुट यूज़ कर दिया i0.3। अब मैं अपने पीएलसी के कोड में जाऊँगा। पीएलसी के कोड में मैं जाके बड़ा सिंपल सा कोड बनाऊंगा, क्या कि अगर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा i0.3, ठीक है, ये मेरे पास इनपुट आ गई और मैं आउटपुट कहाँ पर देखना चाह रहा हूँ, मैं लेट्स सपोज आउटपुट देखना चाह रहा हूँ Q0.3 के ऊपर ही, ठीक है। दोनों चीज़ें सामने सामने दिखेंगी मुझे। प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे, ओके, और अब यहाँ से आपको देखना किस तरह से। अभी देखो आउटपुट जनरेट नहीं हो रही है। अब जैसे ही मैं सेंसर के सामने हाथ लेके आऊंगा, वहां देखो आउटपुट आ गई। अब मैंने हाथ हटाया, आउटपुट नहीं है, ठीक है। तो अभी तक जितने भी आपने सेंसर इंटरफेसिंग करी है, अब मैं चाहता हूं कि इस चीज से मैं बॉटल्स काउंट करना चाहूँ, ठीक है। अब बॉटल काउंट हम किस तरह से करेंगे, देखो इंडस्ट्री में क्या होता है, मानो इस तरह की कोई बॉटल वहां पे मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है। जैसे ही कन्वेयर बेल्ट पे, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ, जैसे ही कन्वेयर बेल्ट पे ये बॉटल आएगी, ठीक है, जैसे इसके बिल्कुल सामने आ जाएगी तो वो क्या करेगा, ये देखो आउटपुट आ गई और बंद हो गई। जैसी बॉटल इसके सामने आया करेगी, बॉटल क्रॉस हो जाया करेगी, वहां पे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और कन्वेयर बेल्ट के साथ में कैसे लगेगा, ये कन्वेयर बेल्ट इसके बिल्कुल इस तरह से लगेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंसर इंटरफेसिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, पीएलसी किट के साथ पे कहाँ पे कनेक्शन करेंगे। और अगर अभी बात करें कि यहाँ पे जो स्विच लगा हुआ है i0.3 पे, अगर मैं उसको ऑन करता हूँ तब भी मेरा सेंसर, मतलब वो चीज़ ऑन हो जाएगी। असल में मेरे पास अगर मैं अभी बात करूँ तो ये जो सेंसर है और ये जो स्विच है, ये आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये और की तरह जुड़े हुए हैं। अगर मैं इस इनपुट को भी ऑन करता हूँ तब भी ऑन हो जा रहा है, अगर मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ तब भी ऑन हो जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम सेंसर इंटरफेसिंग करते हैं तो हम स्विचेस को नहीं छेड़ते, हम क्या करते हैं सिर्फ सेंसर के साथ ही इनपुट और डिसाइड करते हैं कि हम उसके साथ क्या टास्क करना चाह रहे हैं। तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मानो मैं क्या करता हूं, यहां पर एनओ ना यूज करके एनसी यूज कर लूं। कल हमारा यही डाउट था ना कि अगर मैं डायरेक्ट यहां पर एनसी यूज कर लूं तो क्या होगा। एक एनसी स्विच यहां पर यूज कर लेंगे i0.3 के ऊपर, प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब देखो सेंसर अभी ऑन नहीं है बट आउटपुट आ रही है, ठीक है। अभी देखो सेंसर के सामने कोई चीज नहीं है फिर भी आउटपुट आ रही है। अब जैसे सेंसर के सामने कोई चीज आएगी, आउटपुट ऑफ हो जाएगी, ठीक। ओके, सो किसी को कोई डाउट, कुछ चीज पूछना चाहते हैं या कोई नया एक्सपेरिमेंट इस चीज के ऊपर करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अब देखो एक चीज और देखना, जब आप हार्डवेयर में इंटरफेसिंग करते हो और आप जब सिमुलेशन एनवायरनमेंट पे काम करते हो, बहुत चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। किस तरह से, अभी मानो मैं क्या करता हूँ, कन्वेयर बेल्ट की स्पीड बहुत ज्यादा कर देता हूँ। मैं इस तरह से कर रहा हूँ, देखो आउटपुट कभी कभी काउंट कर रहा है, कभी कभी काउंट नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना है, सेंसर के आपको जो पैरामीटर्स हमेशा ध्यान में रखने हैं वो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि सेंसर का एक तो सेंसिंग एरिया, नंबर 2 इज कि सेंसर कितनी स्पीड से चीज को सेंस करके आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। पीएलसी की हो सकता है कि पीएलसी की स्पीड बहुत ज्यादा हो बट आपका जो सेंसर की जो सेंस करने की जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी चीज में इनपुट असाइन करी है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है, जब यहाँ से इनपुट, ठीक है, जा रही है पीएलसी की किट में, उसके बाद क्या होगा,
वो जो पीएलसी की इनपुट है वो पीएलसी के पास जाएगी। पीएलसी इसको क्या करेगा, जो भी आपने लॉजिक लिखा होगा उसको कंप्यूट करेगा, कुछ टाइम लेगा, कंप्यूट करने के बाद वो आउटपुट जनरेट करेगा। सो जब आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड वाली एप्लीकेशन यूज करते हो, लाइक अगर हम बात करें एरोस्पेस की, वहां पर तो क्या होता है कि मिली सेकेंड्स में डिसीजन लेना होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार रॉकेट जो रिवर्स लैंडिंग कर रहे होते हैं वो कहते हैं फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं फेल? अगर मानो आपका सिस्टम थोड़ा सा भी डिले ले लेता है, वहां पे सेकंड्स में बात नहीं होती, वहां पे बात किस चीज में होती है, मिली सेकंड्स में बात होती है। तो अगर इस तरह की डिले कोई आती है तो आपका क्या होता है, सिस्टम फेल हो सकता है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपके जो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स टाइम है, एक तो आपके पास किस चीज का रिस्पॉन्स टाइम, आपका जो सेंसर सेंस करने का जो टाइम ले रहा है, ठीक है, सेंस करने के बाद जब ये आउटपुट यहाँ पर जनरेट कर रहा है, और पीएलसी अपना एक कुछ टाइम लेगी। ठीक है, तो ये आउटपुट वर्सेस इनपुट का जो रिस्पॉन्स मतलब जो टाइम रहेगा हमारे पास, उस चीज की मैं बात कर रहा था। सो अभी हमने ये चीज करके देख ली। इसके साथ में हम क्या करते हैं, इसी सेंसर के साथ में हम इस स्विच को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखो जैसे मैं यहाँ से कोई भी चीज चेंजेस कर रहा हूँ ना, तो हमारे सॉफ्टवेयर में यहाँ पर हल्की हल्की वार्निंग आना स्टार्ट हो जाती है। उसका मतलब क्या हुआ कि आपने प्रोग्राम में चेंजेस कर दिए हैं, और अगर आप अभी देखिए मैंने यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया, बट मैंने प्रोग्राम डाउनलोड नहीं करा। तो अभी क्या होगा, अगर मैं अपनी किट के पास जाऊंगा तो किट के अंदर वही पुराना प्रोग्राम वहां पर डाउनलोड रहेगा। ठीक है, जब तक आप उसमें नया प्रोग्राम अपलोड नहीं करोगे, चाहे भले आपने नया प्रोग्राम बना दिया हो, पर जब तक आप डाउनलोड नहीं करोगे आपका प्रोग्राम अपडेट नहीं होगा किट के साथ साथ में। ठीक है, यही चीज सिमुलेशन एनवायरनमेंट में होती थी। जब तक आप उसको डाउनलोड करके फिर से उसको देखना स्टार्ट नहीं करते थे, मॉनिटर को ऑन नहीं करते थे, तब तक क्या होता है, हमारे पास पीएलसी में वो आउटपुट, पीएलसी में वो प्रोग्राम अपलोड नहीं हुआ होता है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो बिट लॉजिक हमने देखा था सिमेटिक मैनेजर में, और उसके बाद हमने चीजें देखी थी टाइमर ऑपरेशन। तो वहां पर जो टाइमर थे, वहां पर किस तरह के टाइमर थे, 5 टाइप के टाइमर थे। और यहाँ पर कितने टाइप के टाइमर है, टीपी टाइमर है, टी ऑन है, टी ऑफ है, और टी ऑन और टी ऑन आर करके टाइमर है। ठीक है, इन टाइमर्स को भी देख लेंगे हम इसके बाद। अभी हम काउंटर ऑपरेशन पे आते हैं। काउंटर उसी तरह के जो जो हमने उस वाले सॉफ्टवेयर में यूज करे थे। सो मैं यहाँ से काउंटर अप डाउन यूज करना चाह रहा हूँ। ओके, सो मैं काउंटर को नाम दे देता हूँ। यहाँ पर आ गया काउंटर अप, यहाँ से हो जाएगा। एंड देन लेट्स सपोज मुझे इस काउंटर को रीसेट करना है, तो मैं यहाँ से एक इनपुट ले लेता हूँ i0.7। ठीक है, और लेट्स सपोज हम प्रीसेट वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते, रीसेट कर लिया। इन केस मुझे काउंटर डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम कहाँ से करेंगे, मैं यूज़ कर लेता हूँ i0.1। ठीक है, और हमने जो सेंसर अभी लगाया हुआ है वो कहाँ पर लगाया हुआ है, i0.3 के ऊपर, i0.3। ठीक है, एंड देन अब बात आती है कि ये प्रीसेट वैल्यू की डिमांड कर रहा है। अगर इन केस बिना प्रीसेट वैल्यू के चल सकता है तो हम ट्राई करते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि एरर, कंपाइलेशन एरर है हमारे पास। कंपाइलेशन में कह रहा है सॉफ्टवेयर कंपाइलिंग कंप्लीट विद एरर। ठीक है, कंप्लीटेड विद एरर, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके किसी नेटवर्क में कोई एरर है। एरर किस तरह से, यहाँ पर देखो ये प्रीसेट वैल्यू की डिमांड कर रहा है, मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ प्रीसेट वैल्यू को। ओके, और मैं इसको कहाँ पर देखना चाहता हूँ, जो हमारे पास काउंटर की जो वैल्यू आएगी मैं उसको देखना चाहूँगा MW6 में। इसमें मेमोरी वर्ड तक पहुँचने का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, वो हम जब हम एडवांस टॉपिक्स पे आएंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है प्रीवियस वन के। अगर हम सिमेटिक मैनेजर की बात करें तो वो बहुत इजी है यूज़ करने के लिए। सो अब देखो हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क में कोई एरर नहीं आ रहा, मैं प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकता हूँ। लोड करेंगे, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो MW6 में अभी 0 आ रहा है। ठीक है, मैं सेंसर के साथ पास जा रहा हूँ और सेंसर के सामने मैंने हाथ रखा अभी। ठीक है, वैल्यू 1 हो गई, फिर से हाथ रखा 2 हो गई। साथ में आपको मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि एट ए टाइम आपको मैं एक ही चीज दिखा पाऊंगा। ओके, ये हमारे पास सेंसर है। 2 बार पहले मैंने इस पे यूज करके दिखा दिया था, अब तीसरी बार यूज करा।
ठीक है, चौथी बार और पांचवी बार। मैंने 5 बार सेंसर के सामने हाथ रखा था। अब हम जाके चेक करेंगे हमारे पास वहां पर क्या वैल्यू आ रही है। ये देखो 5 वैल्यू। ठीक है, तो सेंसर से हम इस तरह से काउंट करेंगे। सेंसर्स में मैंने क्या बताया आपको, सेंसिंग एरिया, उसका रिस्पॉन्स का टाइम एंड उसके कनेक्शन हमने किस तरह से करने हैं। तो अब जितनी भी एप्लीकेशन हमने इससे पहले यूज करी थी कि कितने टाइम के बाद वो लाइट ऑन होगी, मैंने आपको पहले स्विचेस के साथ तो करके दिखाया था। आज मैंने आपको सेंसर्स के साथ भी इंटरफेसिंग करना बताया कि सेंसर के साथ हम किस तरह से काम कर सकते हैं। सो कोई और टाइप का जो सर्किट है जो आप सेंसर के साथ इंटरफेस करना चाहते हो तो आप बता सकते हो। हाँ जी, या कोई क्वेश्चन आपके सेंसर के बारे में आ रहा है। देखो जब मेरे को कोई सिखाने के लिए आता है तो मेरे पास तो बहुत क्वेश्चन होते हैं पूछने के लिए, तो आपके पास आई थिंक क्वेश्चन होने चाहिए। ओके, ठीक है, और तो फिर हम आगे इसके आगे चलें या कोई डाउट ना हो। नो डाउट सर। तो हम कल कुछ टास्क को डिस्कस कर रहे थे, वो हमारे पास टास्क किस तरह से थे। ठीक है, ये टास्क तो हमने कल करा था। कन्वेयर बेल्ट हमारी रन कर रही थी कि मैं किसी भी स्विच से उसको ऑन कर सकता हूँ, किसी भी स्विच से ऑफ कर सकता हूँ, और अगर वो कंटिन्यूसली रन कर रही है, सेंसर के सामने भी कोई चीज़ आती है तो वो क्या हो जाएगी, मोटर हमारी चलना बंद हो जाएगी। ठीक है, सो ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा न्यूमेटिक की। न्यूमेटिक वर्ड से आप क्या समझते हो? हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सुना होगा, या कहीं पे न्यूमेटिक आपने देखा होगा कि किसी एप्लीकेशन में यूज हो रहा हो। न्यूमेटिक के बारे में जानते हो? न्यूमेटिक सिलेंडर्स। न्यूमेटिक मींस एयर प्रेशर सर, एयर से कोई ऑपरेशन करना। यस, बिल्कुल सही है। सो देखो, हमारे पास जो लैब है पीएलसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेटिक कंपोनेंट्स को भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने सेंसर देखा। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, जो अपने ड्राइवर के पास देखा होगा, ड्राइवर के पास क्या रहता है कि हमारे पास जो ऑटोमेटिक जो डोर ओपन होता है वो न्यूमेटिक सिस्टम से होता है। तो न्यूमेटिक में हमारे पास कुछ इस तरह के सिलेंडर्स होते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बस के दरवाजे के पास इस तरह का एक सिलेंडर लगा रहता है। ठीक है, जो क्या करता है, डोर को ओपन करने में और क्लोज करने में हेल्प करता है। और उसके साथ क्या होता है कि अगर हम न्यूमेटिक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है हमारे पास वो आता है कंप्रेसर। अगर हम हाइड्रोलिक की बात करें तो यही सारी चीज क्या हो जाती है, फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपने देखा होगा जो हैवी लिफ्ट्स जो जैसे ट्रॉली में या ट्रक्स में जो यूज होती हैं, जो उनके अनलोडिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वो सारे कौन सी चीजें होती हैं, हाइड्रोलिक होते हैं। आप कई बार सुना होगा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, उसका मतलब क्या है, वहां पर फ्लूइड यूज होता है किसी भी चीज को एक्चुएट करने के लिए। सो अब ये एक नया वर्ड आपके पास आ रहा है, एक्चुएट करना। ठीक है, सो जो हम बात कर रहे हैं मोटर्स, ठीक है, एक्चुएटर्स। अभी एक्चुएटर्स क्या है, एक्चुएटर्स होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मोटर्स क्या करती हैं, रोटेटरी मोशन होता है। ठीक है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी। एक्चुएटर्स हमारे पास क्या करते हैं, एक्चुएटर्स हमारे पास रोटेटरी भी हो सकते हैं और लीनियर मोशन में भी हो सकते हैं। अब लीनियर मोशन का मतलब क्या है, या तो फॉरवर्ड जाएंगे या तो रिवर्स आएंगे। ठीक है, अब बात आती है न्यूमेटिक की। तो जो न्यूमेटिक की बात आती है तो सबसे पहले हमारे पास एक होना चाहिए कंप्रेसर। ठीक है, सो कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर जैसे आप कभी भी गाड़ी में हवा भरवाने जाते हो तो वहां पर जो आपके जो टायर है उसमें हवा फिल करने के लिए आपको कंप्रेसर की जरूरत क्यों पड़ती है?
सबसे पहली बात कि असल में कंप्रेसर की जरूरत पड़ती ही क्यों है। हवा तो हमारे पास एयर में भी है, तो हमें एक टायर में हवा फिल करने के लिए कंप्रेसर की क्यों जरूरत पड़ती है? कोई स्टूडेंट आंसर सर करना चाहेगा? प्रेशर बनाने के लिए सर, उसमें हवा का प्रेशर बनाने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, हवा का प्रेशर बनाने के लिए। ठीक है, जो एयर हमारे पास एनवायरनमेंट में अवेलेबल है वो क्या होती है, बिल्कुल फ्रीली मूव कर रही होती है, उसको हम किसी भी तरह से इस टायर के अंदर नहीं इनपुट कर सकते। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एयर को इनलेट करते हैं कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर में लगा होता है टैंक, टैंक में क्या होता है, वो एयर फिल हो जाती है। लेट्स सपोज हमारे पास 25 लीटर का एक टैंक है। ठीक है, लैब में हमारे पास एक कंप्रेसर अवेलेबल है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वो कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर एयर से हवा लेके टैंक को फिल करता है। टैंक को फिल करने के बाद हम उसको अपने न्यूमेटिक जितने भी कंपोनेंट्स हैं, न्यूमेटिक के एक्चुएटर्स हो गए, न्यूमेटिक के स्विचेस हो गए, वो सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। अब देखो, कंप्रेसर में टायर की बात कर रहा था, तो यहाँ से जो प्रेशर आ रहा होता है वो आता है हमारे पास बार में, या पास्कल इसके यूनिट्स रहते हैं। तो जो न्यूमेटिक कंपोनेंट्स हमारे पास लैब में अवेलेबल है उनका जो प्रेशर है वो है 8 बार। ओके, 8 बार का जो प्रेशर है, मतलब यहाँ से जो हवा की जो स्पीड आएगी वो 8 बार प्रेशर से आएगी। ठीक है, अब देखो, जब 8 बार से स्पीड यहाँ पर अंदर फिल होना स्टार्ट होगी तो वो क्या होगा, ये जो हमारा जो टायर है वो उसकी जो ट्यूब रहेगी उसमें एयर फिल होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब एयर फुली फिल हो जाएगी उसके बाद आपने देखा होगा कि जब टायर में हवा फिल हो जाती है उसके बाद इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जहां से भी हम हवा भरवाते हैं, उससे क्या होता है, रीडिंग आती है कि अभी आपके पास करंटली टायर का प्रेशर क्या बना। ठीक है, तो उसमें हर एक गाड़ी के लिए, हर एक टायर साइज के लिए एक स्पेसिफिक प्रेशर रहता है कि अगर आपको एवरेज अच्छी निकालनी है गाड़ी की तो आपको ये प्रेशर मेंटेन करना है। तो उस प्रेशर, अब वो प्रेशर किस चीज का हो गया, जितनी हवा आपने इसके अंदर फिल करी अब वो हवा टाइट हो गई। ठीक है, हवा इन बॉल्स के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, टायर बिल्कुल फूल चुका है। अगर आप यहाँ से उसके नॉब से वहां पर वो चीज लगा के देखोगे तो उसमें से क्या होता है, हवा बाहर निकलने की कोशिश करती है। जैसे हवा बाहर निकलने की कोशिश करती है तो हमारे पास उस मीटर में रीडिंग आ जाती है कि अंदर टायर में कितना प्रेशर अभी मेंटेन हुआ है। ठीक है, तो हमें वो प्रेशर मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो ये तो बात आ गई हमारे पास गाड़ियों के, साइकिल के टायर की, जो भी हमारे पास टायर अवेलेबल है उन टायर्स की बात आती है। अब बात आती है हमारे पास न्यूमेटिक की लैब में, कंप्रेसर हमारे पास आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आता है ठीक है, यहाँ पर देखो जो एयर होती है उसमें कुछ धूल के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, तो हमें यूज करना पड़ता है फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे आता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FRL। ठीक है, फिल्टर, रेगुलेटर, ल्यूब्रिकेटर। अब मैं बताता हूँ ये क्या चीजें हैं हमारे पास और वो क्यों यूज करते हैं। एग्जाम्पल कहाँ से लेके चलेंगे हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे बस के डोर का। तो बस के डोर में वहां पर एक इस तरह का एक एक्चुएटर यूज होता है। ठीक है, वो क्या करता है, जैसे ही ड्राइवर कोई बटन प्रेस करता है, मान लो ये बटन है डोर को ओपन करने का, और डोर को क्लोज करने का भी उसके पास एक बटन रहता है, वही इसका कलर रहेगा ग्रीन ओपन करने वाले का, और क्लोज करने वाले का कलर रहेगा रेड। ओके, सो होता क्या है कि जैसे ही वो ग्रीन कलर को प्रेस करेगा, ग्रीन कलर के बटन को प्रेस करेगा, हमारे पास जो एक्चुएटर होगा वो क्या करेगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, या तो ओपन हो जाएगा या तो क्लोज हो जाएगा, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, डिपेंड करता है कि मैकेनिकल इंजीनियर ने या जिस भी इंजीनियर ने वो दरवाजा डिजाइन करा हुआ है उसने क्या चीज वहां पर यूज करी है। ठीक, अब देखो ये समझ लो कि यहाँ पर इसकी पोजीशन या तो आउटवर्ड भी हो सकती है या तो ये इनसाइड भी रह सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास पिस्टन लगा होता है, पिस्टन की दोनों पोजीशन हो सकती है। जैसे आप इमेज में देख रहे हो, ये हमारे पास क्या होता है, मूविंग पार्ट रहता है। तो न्यूमेटिक अगर कोई एनिमेशन हमें मिलती है यहाँ पर तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एनिमेशन आप जस्ट इतना समझो कि यहाँ से अगर प्रेशर आ रहा है तो पिस्टन बाहर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ऑटोमेटिक वो वापस आ जाता है। ठीक, एक तो इस टाइप का स्प्रिंग रहता है, दूसरा स्प्रिंग रहता है हमारे पास डबल एक्टिंग सिलेंडर।
उसी पे मैं बात करूंगा। बट अभी आप समझ लो कि यहाँ पर एक मूविंग पार्ट रहता है, ठीक है। तो मूविंग पार्ट के अंदर क्या होता है कि सिलेंडर में हमें, अगर मानो एयर से हम एयर ले रहे थे, ठीक है, हम क्या कर रहे थे एयर से वहां से हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल एनवायरनमेंट से हम एयर को कैप्चर करके सिलेंडर में उसको रिजर्व कर रहे थे। रिजर्व करने के बाद उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक फिल्टर लगा होता है, फिल्टर के बाद लगा होता है रेगुलेटर। रेगुलेटर का काम क्या होता है कि कितना एयर फ्लो उसके आगे जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लगा होता है ल्यूब्रिकेटर। ल्यूब्रिकेटर का मतलब क्या है कि जो ल्यूब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम मशीनों में ल्यूब्रिकेशन करते हैं, ग्रीस प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल पार्ट्स को, तो उससे क्या होता है कि जो एयर जाएगी उसमें वो बिल्कुल सूखी एयर नहीं होगी, उसमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये जो पार्ट्स होते हैं, जो मूविंग पार्ट्स हैं, वो इजीली मूव कर सकते हैं। अगर मानो बिल्कुल सूखी एयर रहेगी तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो हमारे कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ये तीनों कंपोनेंट्स हमारे, इसको एफआरएल यूनिट कहते हैं। एफआरएल का मतलब क्या है, फिल्टर, रेगुलेटर और ल्यूब्रिकेटर। इसके बाद एयर प्रोसेस होने के बाद क्या करती है, इसके बाद एयर जो भी हम लॉजिक क्रिएट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, या तो जो हमारे पास सिलेंडर है उसको ओपन करेगी या उसको क्लोज करेगी, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ओके, तो बहुत सिंपल है। अब देखो इसके बाद क्या आता है हमारे पास, अगर मैं एक्चुएशन की बात करूं, जो हमारे पास न्यूमेटिक्स में हमारे पास जो सबसे कॉमन जो दो चीजें आती हैं, वो आता है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, ठीक है, और डबल एक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग का मतलब क्या है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में क्या होता है कि इस तरह से आपके पास एक पिस्टन रहता है, पिस्टन के आगे यहां पर लगा होता है स्प्रिंग, ओके। अगर आप उसको यहां से हवा दोगे तो ये क्या करेगा, ये चीज यहां से शिफ्ट हो जाएगी इस साइड को, ठीक है। अगर ये चीज इस साइड को शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पर जो शाफ्ट लगी होगी वो क्या आ जाएगी, बाहर को आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ से एयर इंसर्ट करना बंद कर देते हो, एयर का फ्लो बंद कर देते हो, तो ये वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा। अब बात आती है डबल एक्टिंग सिलेंडर की। तो डबल एक्टिंग सिलेंडर में क्या होता है कि अगर आप यहाँ से हवा इनपुट करोगे तो ये जो पिस्टन होता है, एक उसमें इनपुट यहाँ पर भी होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ से एयर फ्लो करोगे तो जो पिस्टन है, मानो इसकी जो आउटपुट एक शाफ्ट यहाँ पर है, अभी वो यहाँ पर रेस्ट पोजीशन पे है, आपने यहाँ से एयर इनपुट करी तो ये पिस्टन यहाँ पहुँच जाएगा और ये इधर पहुँच जाएगा, ठीक। और अगले टाइम में आपने क्या करा, यहाँ से एयर फिल करी तो ये पिस्टन वापस चला जाएगा। तो इसमें क्या है कि हमारे पास दो कंट्रोल्स है, इसमें कोई स्प्रिंग नहीं लगा होता। दो कंट्रोल्स का मतलब क्या है कि हम इस सिलेंडर को अपने मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे बताओ कि इन दोनों में से अगर मुझे एक ऑटोमेटिक डोर इंप्लीमेंट करना है तो मैं कौन सा सिलेंडर यूज करूंगा? सिंगल सर। सिंगल, डबल एक्टिंग। ठीक है। देखो सिंगल एक्टिंग करने में मुझे पता क्या करना पड़ेगा, जितने टाइम के लिए मुझे डोर ओपन करना है उतने टाइम के लिए मुझे यहाँ से कंटिन्यूसली प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है, प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं डोर को क्लोज करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, एकदम से उसको रिलीज कर दूंगा। डबल एक्टिंग हम कब यूज करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हम दोनों साइड से चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मैं उसको भी यूज कर सकता हूँ और सिंगल एक्टिंग भी यूज कर सकता हूँ। सो अभी मैं आपको डबल एक्टिंग सिलेंडर और सिंगल एक्टिंग सिलेंडर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो सबसे पहले मेरे पास सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, ठीक। आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें कनेक्शन करने के लिए, न्यूमेटिक का कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ से कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक। मैंने कहा इसके अंदर स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग होता है, अगर मैं इसको बाहर की तरफ खींचूंगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल एक्टिंग सिलेंडर ये कर रहा है। अगर मैं यहाँ से इसमें एयर फिल करूंगा, कहाँ से, कंप्रेसर के थ्रू, एफआरएल कंपोनेंट के बाद अगर मैं यहाँ से एयर फिल करूंगा तो ये करेगा, बाहर की साइड को जाएगा,
जब मैं इसको एयर फिल करना बंद कर दूंगा तो ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। अगर हम बात करें अब डबल एक्टिंग सिलेंडर की, तो ये हमारे पास डबल एक्टिंग सिलेंडर है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं यहाँ से भी एयर फिल कर सकता हूँ और मैं यहाँ से भी एयर फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जहाँ से भी एयर फिल करूंगा ये क्या करेगा, देखो मैं यहाँ से जब एयर दूंगा तो ये बाहर की साइड को आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं यहाँ से एयर फिल करूंगा तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, ये वर्किंग रहती है डबल एक्टिंग सिलेंडर की। तो आप कोई भी सिलेंडर यूज कर सकते हो, बट ये कि कई बार अगर आपके पास क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए आपको ये करना है, किस तरह से, मैं दो एप्लीकेशन डिस्कस करता हूं। एक तो हमने एप्लीकेशन अभी डिस्कस करी थी कि अगर हमें एक डोर ओपन करना है ऑटोमेटिकली। दूसरी एप्लीकेशन अगर मैं चाहूं कि मानो मेरे पास एक कन्वेयर बेल्ट है, उसके ऊपर यहाँ पे बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, और मैंने क्या करा, किसी सेंसर के थ्रू मैंने पता करा कि ये जो रेड वाला बॉक्स है ये खराब बॉक्स है। ठीक है, बाकी मेरे को आगे पास करना है, और मैंने क्या करा हुआ है, यहां पर एक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर लगाया हुआ है। ठीक है, और यहां से मैंने उसको कंप्रेसर से कनेक्शन दिया हुआ है। तो जैसे ये कन्वेयर बेल्ट पे सारी चीजें चल रही थी, जैसे ही ये रेड वाला इसके सामने आएगा, ये एकदम से क्या करेगा, इसको हिट करके कन्वेयर बेल्ट से बाहर फेंक देगा। ठीक है, ये प्रोसेस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर बहुत जगह पे यूज होता है जब हमें डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स को फिल्टर आउट करना पड़ता है। ठीक है, तब वो क्या करेगा, जैसे ही इसको हिट करेगा वापस अपनी पोजीशन रीगेन कर लेगा। मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट कुछ टाइम के लिए यहां से सप्लाई दूंगा और बंद कर दूंगा, तो इसको चीज को मैं कर सकता हूं। अब मानो ये तो चीज होगी हमारे पास जब हमें प्रोसेस को बहुत फास्ट करना होता है। दूसरा प्रोसेस आता है हमारे पास कि मानो आपके पास ये कोई मेटल का पीस है और यहां पर आपने डबल एक्टिंग सिलेंडर लगाया हुआ है। ठीक है, डबल एक्टिंग सिलेंडर आपका यहां से भी इनपुट कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहां से एयर फ्लो इनपुट करोगे, ये जो इसका जो शाफ्ट होगी वो क्या करेगी, यहाँ पे जाके हिट करेगी। असल में ये चीज होती है जब हम किसी चीज को पंच करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि किसी चीज से हम कई बार जो टैग्स होते हैं वो पंचिंग मशीन से यूज करते हैं। एंड कोई मुझे अगर इमेज मिल जाती है न्यूमेटिक पंचिंग की, सो न्यूमेटिक पंचिंग जो मशीन है, ठीक है, तो इसको हम न्यूमेटिक पंचिंग की मशीन मान सकते हैं। यहाँ पे सिलेंडर लगा हुआ है, जो भी चीज यहाँ पर आएगी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ये होल्स करता हुआ जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, शीट को कट करने की हेल्प कर रहा है इसमें। तो ये कर रहा है पंच करके वहां पे होल्स कर रहा है। इसमें क्या होगा, थोड़ी सी ये मूव करेगा पंच करेगा, मूव करेगा पंच करेगा, मूव करेगा पंच करेगा। कटिंग के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है। कई बार हम क्या करते हैं, पंचिंग जो यूज करते हैं वो कोई ना कोई चीज वहां पर मार्किंग के लिए यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह से दोनों इसकी एप्लीकेशन हो सकती हैं। ठीक, तो अभी तक किसी को कोई डाउट इस चीज में जो मैंने चीज बताई? ओके, ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग सिलेंडर दोनों यहां पर चेक कर लिए। अब मैं आपको यहां से जो FRL यूनिट है वो दिखता किस तरह से है वो दिखा देता हूं। ठीक है, आपको ये दिख रहा है यूनिट, ये FRL यूनिट होता है। यहाँ पे आपको एक गेज दिख रहा होगा, वो क्या बताएगा कि कितना प्रेशर यहाँ से इनलेट हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर यूनिट लगा हुआ है, जो नीचे आपको जो यहाँ पे जो आपको ये छोटा सा कैप्सूल दिख रहा है, ये कैप्सूल किस चीज के लिए है, ये कैप्सूल है फिल्टर के लिए। ठीक है, ये फिल्टर के लिए है। यहाँ से जो नॉब है, यहाँ से मैं इसको रोटेट करके यहाँ पे प्रेशर सेट कर सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया था फिल्टर, रेगुलेटर एंड देन लुब्रिकेटर।
तो ये जो सेकंड कैप्सूल है ये हमारे पास किस चीज़ के लिए है, लुब्रिकेशन के लिए है। तो ये पूरा FRL यूनिट एक साथ है। कई बार क्या होता है, कई बार मशीनों में आपको एफ हो सकता है कि फिल्टर अलग से मिले, रेगुलेटर अलग से मिले और ल्यूब्रिकेटर अलग से मिले, बट ये मेन यूनिट है हमारे पास, क्या कहते हैं जिसे हम FRL यूनिट कहते हैं। और इसका मैंने आपको पर्पस बता दिया। पर्पस क्या था कि हमारे पास जो भी न्यूमेटिक के कंपोनेंट्स इसके बाद आगे चलेंगे वो क्या करेंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए फ्रिक्शन की, उस चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। मैंने आपको FRL यूनिट भी दिखा दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको सिलेंडर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद एक चीज और आती है, ठीक है। हो सकता है कि आपके दिमाग में वो डाउट आया था या नहीं भी आया हो। वो क्या चीज है कि अगर लेट्स सपोज मैं इस इमेज को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर आप एक इंजीनियर की अप्रोच लगाओगे, इनलेट है, यहाँ से एयर आ रही है, बात समझ आती है कि ठीक है, अगर यहाँ से एयर आ रही है तो ये चीज यहाँ को मूव करेगी, ठीक है, मूव कर जाएगी। बट मानो यहाँ से कंटिन्यूसली एयर आ रही है और मैंने एयर को बंद कर दिया, एयर को बंद कर दिया तो मतलब इसमें इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब जब ये वापस आएगा तो इसके अंदर तो एयर भरी थी, वो एयर कहाँ से निकलेगी, यहाँ से तो निकलेगी नहीं वापस, उसको क्या होगा, एक आउटलेट रहता है, ठीक है। तो जितने भी कंपोनेंट्स मैंने आपको दिखाए उन सभी में एक ना एक जगह पे क्या रहता है, आउटलेट रहता है, ठीक है। तो ये आउटलेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डबल एक्टिंग सिलेंडर में, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में, सब जगह पे हमें ये चीज मिलती है। एंड अगर कहीं पे मेरे को वो दिख जाता है डायरेक्ट, तो मैं आपको डायरेक्ट शो कर देता हूँ। ये देखो, इस JF में वो चीज़ नहीं बताई गई है, ठीक है। बट उसी को ना एग्जॉस्ट कहते हैं। मैं आपको इसमें दिखा दूँ, इसमें एग्जॉस्ट क्या हुआ है, इस स्विच के थ्रू यूज करा हुआ है। किस तरह से है वो देख लेते हैं। देखो ध्यान से इसकी वर्किंग देखना। ये है मेन पाइप जहां से ये सप्लाई आ रही है। मैं इस इमेज को भी कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ एंड हेलो, हाँ जी, सत श्रीकाल जी। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं आपको थोड़ी देर कॉल करो, है ना सर, थोड़ी देर बिजी सी, ठीक है। हम यहाँ पे जब डिस्कस कर रहे थे तो इसमें क्या, देखो ये मेन सप्लाई है, यहाँ से कंप्रेसर की सप्लाई आ रही है और ये एक इलेक्ट्रो स्विच है, सॉरी न्यूमेटिक स्विच है, नॉट इलेक्ट्रो, इट्स अ न्यूमेटिक स्विच। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं उसी तरह से न्यूमेटिक स्विचेस भी होते हैं, ठीक है। आने वाली क्लासेस में मैं आपको न्यूमेटिक स्विचेस के बारे में बताऊंगा, उसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है। तो अब यहाँ से आप ध्यान से देखो, ये बार हमारे पास कौन सा है, न्यूमेटिक स्विच। न्यूमेटिक स्विच में क्या है कि अगर ये एयर यहाँ से आ रही है, अगर ये प्रेस करा हुआ है तो एयर यहाँ से फ्लो होके चली जाएगी और इस सिलेंडर को क्या करेगी, इधर को मूव करेगी। जब इस स्विच को हम वापस ऊपर ले आएंगे तो ये वाली नॉब ऊपर चली जाएगी, इस चीज को ब्लॉक कर देगी। तो उस टाइम क्या होगा, हमारी जो एयर है वो यहाँ से क्रॉस करके इधर से जाएगी। बट ये चीज तो हमें तो समझ आ जाएगी। उसके बाद बात आती है कि यहाँ पर जो एक्सेस एयर रहेगी, ठीक है, एक्सेस एयर कहाँ पर, सिलेंडर के अंदर। मानो अभी मेरे ये जो शाफ्ट है यहाँ पर, ठीक है, अंदर का जो पिस्टन है, ये पिस्टन मूव कर रहा है इस साइड को। अगर ये पिस्टन इस साइड को मूव कर रहा है तो यहाँ से जो एक्सेस एयर है वो कहीं से निकलनी भी तो चाहिए। तो उसका क्या होता है, उस टाइम वही इनपुट एज ए एग्जॉस्ट बन जाती है। जैसे आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ना, एयर निकलती हुई, ये उस चीज के लिए एग्जॉस्ट बन जाती है, ये उसके लिए आउटलेट बन जाता है, ठीक है। वही सेम प्रोसेस इसके रिवर्स में भी होता है। अब आपको ये चीज समझ आ जाएगी। देखो यहाँ पे जब ये स्विच चल रहा है तो उसके रिवर्स वाला क्या बन जाता है, उसके लिए एग्जॉस्ट का काम करता है, ओके। तो वहां से क्या होता है कि वो एयर आउट हो जाती है। अगर हम सिंगल एक्टिंग की बात करें तो सिंगल एक्टिंग में देखो, जैसे ही हम स्विच को वापस छोड़ रहे हैं तो इसका उसी वायर के थ्रू यहाँ पर एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। एंड अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूँ, अगर किसी कंपोनेंट में मुझे अभी एग्जॉस्ट मिल जाता है डायरेक्ट, तो आपको मैं एग्जॉस्ट दिखा भी देता हूँ कि वो दिखता किस तरह से है।
सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में ये एग्जॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा ये ब्राउन कलर में, यहाँ पर एक चीज है, इस चीज से भी एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। जब ये फॉरवर्ड जा रहा होता है तो फॉरवर्ड जाते टाइम भी तो इसमें एयर रहती है, उस एयर जो स्प्रिंग के साथ में, जो देखो यहाँ पे स्प्रिंग लगा होगा, स्प्रिंग में भी कोई ना कोई एयर होगी, तो उस एयर को निकालने के लिए हमें चाहिए, ठीक है। तो वो जो एयर यहाँ से निकलेगी वो इस एग्जॉस्ट के थ्रू निकलेगी। ये जस्ट इंटरनल कंस्ट्रक्शन है। कई बार क्या होता है कि अगर ये एग्जॉस्ट वाले पोर्ट्स बंद हो जाएं तो कई बार डैमेजेस के चांसेस या ब्लास्टिंग के चांसेस रहते हैं, तो आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पीएलसी के साथ इन कंपोनेंट्स को लगाओगे, बहुत हैवी मशीनरी पे काम करोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई एरर आ रहा है किस वजह से आ रहा है। हो सकता है कि एग्जॉस्ट आपका बंद है, तो आपका लॉजिक तो ठीक है, सब सारी चीजें चल रही है, बट एग्जॉस्ट ना चलने की वजह से आपका क्या हो रहा है, वो कंपोनेंट मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है, या आज हम इसको कंट्रोल करके भी देख लें, क्योंकि कंट्रोल करने देखने के लिए मुझे आपको थोड़ी सी चीजें और एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। हाँ जी, कोई डाउट? नो डाउट सर। नो सर। ओके जी, ओके। सो हमने ये चीज़ सॉल्व कर ली। अब ऐसा करते हैं, जो मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमने स्विचेस को, सॉरी बटन, जो हमारे पास आउटपुट की एलईडीज थी सीरीज में, 1 बाई 1 एलईडी को ग्लो करना था। तो उसको यूज करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ये हमारा स्टार्ट बटन आ जाएगा, ये हमारे पास स्टॉप बटन आ जाएगा, और यहाँ से हम इस तरह से नेटवर्क बना लेंगे, ठीक है। ये तो हमारा स्टार्ट और स्टॉप के लिए बटन आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर बनाओगे स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो इनपुट यूज कर लो M0.0, जो स्क्वायर वेव को स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आप टाइमर 2 का NC यहाँ पर यूज करो, एंड एक डिफरेंट नेटवर्क में टाइमर 1 यहाँ पर यूज कर लो, और यहाँ पर आप यूज कर लो टाइमर 2, और इसमें से किसी भी एक नेटवर्क में आप क्या करो, M0.1 यूज कर लो, ठीक है। M0.1 क्या करेगा, यहाँ से हम उसको काउंटर में यूज कर लेंगे, जो हमारे पास क्या करेगा, काउंटर में वैल्यूज को अप करने में हेल्प करेगा। M0.1 ये हमारे पास काउंटर 1 आ जाएगा, और काउंटर की वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे MW6 में, ठीक है। MW6 में जब वैल्यूज आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल हमने डबल इक्वल टू वाला कंपैरेटर लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे MW6 इक्वल टू 0, तो एक लाइट को ऑन कर दो, ठीक है। तो दूसरे में लिख देंगे कि MW6 इक्वल टू 1, तो 1 वाले को ऑन कर लो, यहाँ पे Q0.0 को ऑन कर लो, सॉरी 0.0 को ऑन कर लो। उसी तरह से जितनी हमारे पास लाइट्स थी वो आप यूज कर सकते हो, इतना सिंपल है। अगर आप लोग ट्राई करते तो, ठीक है, ट्राई करो, अदरवाइज ट्रेनिंग हो मतलब रह नहीं जाएगा, ठीक है। चलो हम ट्राई करते हैं, हम यहीं इसी में ट्राई कर लेते हैं एक बार, जो हम विंडो ओपन करके रखी है। काउंटर हमारे पास है, एंड ऐसा करते हैं कि नया नेटवर्क प्लेस करते हैं, इंसर्ट नेटवर्क। तो मैं नेटवर्क के लिए यहाँ पर स्टार्ट बटन, देन यहाँ से हम यूज़ करेंगे कि नेटवर्क अलग पैरेलल में, इसको यूज़ कर लिया और इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। यहाँ से I0.0 हमने यूज़ करा, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे M0.0, ठीक है। और यहाँ पर हम बटन यूज़ करेंगे स्टॉप के लिए। स्टॉप के लिए मुझे बटन चाहिए NC बटन, ये मेरा आ जाएगा NC के लिए बटन I0.7 से हम पूरे सर्किट को स्टॉप कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक आउटपुट, वो हम यूज़ करेंगे M0.0। तो हमारे पास स्टार्ट स्टॉप के लिए बन गया। काउंटर हमने बनाया हुआ है, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, पर पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइमर इंसर्ट कर लेते हैं। अब टाइमर की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये जनरेट पल्स वाला टाइमर है,
इसको मैं प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, ऐसा करते हैं। इसके लिए थोड़ी सी, अब आपको मैंने ये वाले टाइमर्स कराए नहीं है ना अभी, ये टाइमर किस तरह से यूज करने हैं। ठीक है, तो मैंने इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन पूरी ओपन कर ली। ठीक है, पल्स टाइमर क्या करता है कि ये देखो, ये कह रहा है कि प्रीसेट टाइम, टैग इलेप्स टाइम एंड स्टार्ट इस यहाँ से करेंगे और टैग का स्टेटस यहाँ से करेंगे। देखो, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप इस पे टेबल में देखो, इनमें हम क्या करेंगे, इन पे हम क्या करेंगे, एक सिग्नल देंगे 0 या 1 का, मतलब कोई इनपुट अटैच करें। देन पीटी, पीटी हमारे पास क्या है, प्रीसेट टाइम। वहां पे हम क्या सिंटेक्स यूज कर रहे थे, वहां पे हम कर रहे थे S5T हैश, फिर टाइम दे रहे थे। यहाँ पर बहुत सिंपल है, आप क्या करो, यहाँ पे लिखो T हैश 10 सेकेंड। ओके, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ T हैश 10 सेकेंड। ठीक है, सो मैंने लिख दिया। देन यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्यू में लिख रहा है कि टैग का स्टेटस क्या है, वहाँ पे ट्रू या वहाँ पे आउटपुट आएगी कि टाइमर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ईटी क्या है, इलेप्स टाइम। तो इलेप्स टाइम क्या है कि फ्रॉम टी 0 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में हम इसको इलेप्स कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसके लिए अभी के लिए इलेप्स का जो टाइम रखता हूँ टी हैश 5 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ एक आउटपुट Q0.0। ये कह रहा है कांस्टेंट पैरामीटर बी परमिटेड हियर। ओके, तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट पैरामीटर इनपुट करना पड़ेगा फ्रॉम टी सेकेंड 0 सेकेंड टू टी हैश इलेप्स टाइम। अभी के लिए इसको मैं ब्लैंक छोड़ के रखता हूँ इस टाइम के लिए, इन केस अगर ये वर्क कर जाता है। ओके, एंड मैं इनपुट दे देता हूँ यहाँ पर I0.0 मैंने कहीं यूज़ करा हुआ है। ठीक है, I0.0 यहाँ पर यूज़ करा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर M0.0 को यूज़ कर लेता हूँ। इनपुट M0.0 को मैंने यूज़ कर लिया। प्रोग्राम को करेंगे डाउनलोड। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ स्क्रीन दिखाऊंगा और साथ में मैं क्या करूंगा, यहाँ से फिर से I0.0 को ऑन करूंगा। मैंने ऑन कर दिया, देखो टाइमर हमारा चल रहा है। चेक करते हैं कब तक चलेगा। मैंने इनपुट कॉन्स्टेंटली दे के रखी है। देखो 10 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। ठीक है, अब मैं I0.7 से सर्किट को पूरे को रीसेट कर सकता हूँ। मैं I0.7 करा, सॉरी I0.7, किट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, I0.6 से यूज कर लेते हैं। किट में क्या था, उसका इंटरनल कनेक्शन ब्रेक हो गया था। I0.6। ठीक है, और फिर से प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे, लोड। ठीक है, I0.6 से मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक कर दूंगा। देखो ब्रेक हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने टाइम पल्स बनाने के लिए यूज करा था, यहाँ पर मैं फिर से ये टाइमर इंसर्ट कर लेता हूँ, एक इसी तरह का टाइमर। ठीक है, एक टाइमर मैंने यहाँ पर यूज करा, एक टाइमर मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। ओके, इसको भी मैंने 10 सेकंड का टाइम दिया, पर मैं इसको क्या करूंगा, अब मिली सेकंड में टाइम दूंगा। मिली सेकंड, 500 मिली सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर भी हम टाइम देंगे 500 मिली सेकेंड्स। डन। और यहाँ पर हम यूज करेंगे एनसी किस चीज का, टाइमर 1 का। ठीक है, तो यहाँ से मैं टाइमर 1 सेलेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अब ये मेरे को पूछ रहा है कि टाइमर 1 की आप इनपुट यूज करना चाहते हो कि आउटपुट यूज करना चाहते हो। मैं आउटपुट इसकी क्यू यूज करना चाहूंगा। ठीक है, मैंने कहा था कि जो हमारा टीआईए पोर्टल है थोड़ा सा एडवांस है,
आपको चीज़ें सीखने में भी टाइम लग सकता है, बट उतनी डिफिकल्ट भी नहीं है अगर आपने सिमेटिक मैनेजर पे काम करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं नेक्स्ट टैग को सिलेक्ट करूँगा, वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा टाइमर 0 के लिए। सो टाइमर 0 की मैं यहाँ पर करूँगा आउटपुट। ठीक है, आई थिंक मुझे एनसी यूज़ करना था, तो मैं इसका डायरेक्ट एनसी यूज़ कर लूँगा। ये थोड़ा सा एडवांस है। एंड अब हम क्या करते हैं, Q0.0 को चेक करेंगे क्या वो एक सेकंड में ब्लिंक करता है कि नहीं करता है। ठीक है, डाउनलोड, लोड प्रोग्राम। ओके, तो सबसे पहले देखो मैं इनपुट I0.0 से दूंगा। मैं यहाँ से इनपुट देना स्टार्ट करता हूँ। मैंने इनपुट दे दी। ठीक है, अभी आपको मैं किट पे भी दिखा देता हूँ साथ में। ये देखो Q0.0 वहाँ पे ब्लिंक कर रही है। ठीक, तो Q0.0 ब्लिंक कर रही है, तो हमारे लिए एक चीज़ बहुत आसान होगी। बहुत आसान किस तरह से होगी, अब हम क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से इसी चीज़ को हम काउंटर में यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए, काउंट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, Q0.0 को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, बट मैं क्यों ना यूज़ करके यहाँ पे मेमोरी यूज़ करूँगा। मेमोरी क्यों यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे बाद में इसी चीज़ को कंपेरेटर में यूज़ करना है। तो मैं मेमोरी यूज़ कर लेता हूँ M0.2। ठीक है, मेमोरी 0.2 यूज़ कर ली, और यहाँ पर कंपेरेटर में काउंटर अप करने के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ वही चीज़ M0.2। अब जब वहाँ पे भी जनरेट होगी आउटपुट, तो हमारे पास काउंटर में वैल्यू अप होगी। और रीसेट के लिए मैं टाइमर को भी वही चीज़ यूज़ करूँगा I0.6, क्योंकि I0.7 मेरा वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। किट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। सो मेरे पास आई थिंक सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मैं MW6 में चेक करूँगा कि क्या मेरे पास एक बार प्रोग्राम रन करने के बाद सेकंड्स का काउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पर I0.0 को ऑन करने वाला हूँ। मैंने ऑन करा, यहाँ पे देखोगे आप सेकंड्स का काउंट स्टार्ट हो चुका है। 11, 12, 13, 14, और वो किसकी हेल्प से आ रहा है, इन दो टाइमर्स की हेल्प से आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब तो वजह से मुझे कंपेरेटर यूज करना है, और कंपेरेटर यूज करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको रीसेट कर लेते हैं I0.6 से। मैंने I0.6 देखो यहाँ पे भी दोनों को साथ में देखते हैं। मैं अब I0.6 को प्रेस करने वाला हूँ। ठीक है, देखोगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, हमारे पास 0 हो गई। हमारे पास काउंटर भी रीसेट हो गया, क्योंकि मैंने रीसेट के लिए भी यहाँ पर यूज करा था I0.6। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम कब यूज करेंगे कंपैरेटर। तो कंपैरेटर यूज करने के लिए यहाँ पर जाएंगे, इक्वल टू कंपैरेटर में आसानी से यूज कर सकता हूँ। और एक नेटवर्क तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, एक नेटवर्क यहाँ बना लेता हूँ कंपैरेटर का। अब मैं सिर्फ दो या तीन लाइट्स ऑन कर लेते हैं जब कर ही रहे हैं। ठीक है, सो अब ये बात कर रहा है कि मैं किस किस वैल्यू को कंपेयर करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख दूंगा MW6। ठीक है, और अगर MW6 किसके इक्वल है, 0 के, तब क्या ऑन होगा हमारे पास, Q0.0। MW6 जब होगा इक्वल टू 1, तब कौन सी लाइट ऑन होगी, Q0.1। ओके, एंड देन MW6 जब हमारे पास यूज होगा, या किसी के इक्वल होगा, नंबर 2 के इक्वल होगा, तब मैं यूज करूंगा यहाँ पर आउटपुट Q0.2। ओके, आई थिंक इतनी चीज़ें सफिशिएंट है। चेक करते हैं, कोई एरर होगा तो फिक्स करेंगे। ओके, किसी वजह से, फ्लक्चुएशन की वजह से हमारा ऑनलाइन कनेक्शन यहाँ पे ब्रेक हो गया था, फिर से इस्टेब्लिश करना पड़ेगा।
ओके, कनेक्शन हमारा बन गया। तो अब हम ऑनलाइन जा सकते हैं, प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं, लोड, फिनिश, और यहाँ से मॉनिटर ऑन कर दिया। ठीक है, देखो I0 जो हमारे पास Q0.0 पहले से ऑन है। क्यों? अभी तक हमारे सर्किट कोई स्टार्ट हुआ नहीं, बट MW6 की वैल्यू क्या है? इनिशियल वैल्यू 0 है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट वीडियो पे लेके चलता हूँ। ये आउटपुट हमारे पुराने किसी कोड की वजह से पहले से ही ऑन है, तो इस चीज़ को अभी कंसीडर मत करना। अब मैं यहाँ से जैसे मैंने इनपुट देके स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो मुझे पूरा कोड बनाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, बना ही लेते हैं जब इतना काम कर लिया है। सो यहाँ से इसी नेटवर्क को करेंगे कॉपी, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, एंड इस नेटवर्क को कर लेते हैं डिलीट। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 3, डन, एंड देन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे Q0.3, ओके, Q0.3, ठीक है, और 0.4 भी यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल, एक्चुअली मुझे पेस्ट करना था, हाँ डन। 3 के लिए हो गया, 4 के लिए कर लेते हैं, 4 के लिए हो जाएगा। यहाँ पर मुझे लाइट ऑन करनी पड़ेगी Q0.4, देखो आप सबके लिए एक सजेशन है, अगर आपके कॉलेज से अगली बार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगती है और कोरोना कंट्रोल में रहता है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके ट्रेनिंग कर सकते हो, और आपको अगर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ये जो चीज़ें सारी मैं कर रहा हूँ किट पे, ऐसे हमारे पास यहाँ पर 4 से 5 किट अवेलेबल हैं। बैच आपका बन जाएगा, उसमें क्या होगा 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे, ठीक है, तो सबको मौका मिलेगा कि किस तरह से चीज़ें करनी है, क्योंकि इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको सारी चीज़ें खुद से अपने आप से करनी पड़ेंगी, बट अभी ऑनलाइन के कंस्ट्रेंट है हमारे पास, तो चीज़ें आप ट्राई करो कि जितनी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। आई थिंक इतनी हमारे पास सफिशिएंट है इनके लिए। प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे, लोड, देखो, और प्रोग्रामिंग को ना गेम की तरह लिया करो। ये एक आपके पास पजल दी हुई है, उसको सॉल्व करना है, आपके पास कुछ टूल्स हैं, किस तरह से करोगे वो देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं इनपुट दूंगा यहाँ से, ठीक। अब यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रही, क्योंकि अब वो काउंटर की वैल्यू बहुत आगे चली गई। तो अब हमारे पास सिर्फ एक टास्क रहता है कि मुझे वापस वैल्यू को रीसेट करना है। कहाँ के लिए? MW6 की वैल्यू को मेरे को वापस, या तो मैं MW6 की वैल्यू को अपडेट करूंगा, या तो मैं क्या करूंगा, अपने काउंटर को रीसेट कर लूंगा। तो काउंटर को रीसेट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर एक कंपैरेटर के साथ में ये जो Q0.5 है, Q0.5 से ही हम, जो हमारे पास लास्ट वाली एलईडी है, मैं उसको यहाँ पर एज अ इनपुट यूज कर लूंगा Q0.5, उसी से ये काउंटर रीसेट भी हो जाएगा। अब हमारा कोड पूरा हो गया। देखो कोई भी लॉजिक बना सकते हो, कोई हो सकता है स्टूडेंट आ जाए कि सर ऐसा करते हैं कि कंपैरेटर लगाते हैं, जब कंपैरेटर की वैल्यू 6 हो जाएगी या 5 हो जाएगी तो हम उसको रीसेट कर लेंगे। तो मेरे पास डायरेक्ट क्यू अवेलेबल है, तो मैं डायरेक्ट क्यू अवेलेबल यूज कर वही यूज करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ से इनपुट दी, अब मेरा जो प्रोसेस हुआ फुली ऑटोमेट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बार बार रीसेट या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी मशीन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। हाँ, हालांकि वो अलग बात है कि Q0.5 बहुत कम टाइम के लिए ग्लो कर रहा है, बट अब इमरजेंसी में मुझे स्टॉप करना पड़ता है। मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, Q0.6 को मैं यहाँ से, ठीक है, सॉरी I0.6 को मैं करूँगा तो मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। बट अभी वो रीसेट नहीं हुआ। क्यों रीसेट नहीं हुआ? क्योंकि मैंने अभी रीसेट काउंटर का हटा दिया है। कहाँ से? काउंटर की वैल्यू से। सो मैं वापस स्टार्ट करूँगा तो मेरा प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट होगा। तो इस तरह की जो टेस्टिंग जो हमारी टीम होती है वो क्या करती है,
इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को टेस्ट करते हैं कि आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम एक्चुअल प्रोडक्शन में कि नहीं। सो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है, हमने वो एप्लीकेशन डेवलप करके देख ली जो मैंने आपको टास्क दिया था।